भविष्य में क्या हो, लेकिन सच ये है कि बहुत उम्मीदों के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम तरह के अधिकार सुनिश्चित किए, जिनमें एक अधिकार था वोट का अधिकार। और मैं अभी अपने साथियों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, तो मैं उनको समझा रहा था कि वोट की वैल्यू क्या होती है और वोट से क्या तैयार होता है। और आपको सबको याद होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा जो है वो बैलेट से तैयार होगा। उस समय ईवीएम नहीं थी तो बैलेट की बात होती थी, तो बैलेट से तैयार होगा, यानी कि आपके वोट से बनेगा। और ये एकमात्र अधिकार समझिए, सब पे बात नहीं करेंगे आज। इसको दिलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी तरह के अपमान सहे, कितनी तरह से लोगों को प्रभावित किया, कितनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी कितने लोगों की थी, और उन सबको बाबा साहब ने इस बात पर सहमत किया कि देश के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने कहा 1 वोट 1 वैल्यू। तब जाके हम लोग वजूद में आए। कैसा वजूद कि आज किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो अंदर से कितनी नफरत रखता हो हमसे, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे पास आता है और हमारी मां को दादी, चाची, अम्मा, ताई सब बताता, पैर छूता है, हमारे घरों में बैठ के खाना भी खाता, हमें तमाम तरह के प्रलोभन देता है, अपना रिश्तेदार बताता है, और क्या करता है वो हमें ठगने का काम करता है, हमारी वोट लेने का काम करता है। और उस समय क्योंकि इतने सदियों से प्रताड़ित, अपमानित किए गए समाज को अगर कोई उनके पैर छू लेता, उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा बहुत सच्चा हितैषी है और इसको मुझे वोट करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वोट का अधिकार जो है वो अभाव प्रभाव में नहीं दिया जाता। वोट तो काशीराम साहब ने सिखाया, आपको याद होगा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है। ना बिगड़े वाला समाज। लेकिन आज हमें लगता है कि जो लोग इतने लंबे समय से वो व्यवस्था चला के हमें, जिन लोगों ने कमजोर बना के रखा, हमारा भाईचारा तोड़ के रखा, आज वो हमारे रहनुमा हो गए। कभी भी शोषक जो है शोषित का रहबर नहीं हो सकता है। जिन्हें शोषण करने की लत लगी हो, जिनके अंदर बीमारी हो शोषण करने की, वो आपके बराबर में बैठ जाए तो आप ये ना समझे कि वो आपके जो है रहनुमा है, आपके हैं साथी हैं, वो आपके साथी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए एक बार, कोशिश करके देखते हैं कि सोचिए वोट का अधिकार हमसे खत्म हो गया है, अब आएगा कोई आपके मोहल्ले में या पूछेगा कि क्या हाल है भैरवा जी, मेघवाल साहब क्या हाल है, अरे प्रजापति जी क्या कर रहे हैं, क्या आपको कोई काम तो नहीं है, चौधरी साहब, सब जीरो हो जाए। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हमारा राज होना चाहिए था, क्योंकि वोट हमारे पास है, वो राज हमारा क्यों नहीं हुआ। अभी एक सज्जन जो है वो मीडिया से हैं और वो कह रहे थे कि आप वोट कटवा पार्टी बनेंगे, आप अपने बेटे का भविष्य नहीं बता सकते। सर, मेरा भविष्य क्या बताएंगे और इस समाज का भविष्य क्या बताएंगे। आप उस ज्योतिषी की तरह बात ना करें जिसको अपना नहीं पता होगी, कितनी देर में उसकी गाल पे चांटे पड़ जाएंगे और मेरे जैसा व्यक्ति हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, समझने की बात है कि आदमी जो है वो ना चीजों की गहराई समझता है और ना ही वो चाहता है कि कुछ नया निर्माण हो। और शायद आप भी नए निर्माण से डरते हैं। हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता है। जब कोई टूटती है तो नया निर्माण में होता है। सबूत है, जब किसी अंडे को तोड़ा जाता है, वो टूटता है तो उसमें से एक नया जीव निकलता है और वो नया जीव फिर एक नए निर्माण की तरफ बढ़ता है। तो बहुजन मूवमेंट में बिखराव है, कोई चीज मेरी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि मैंने तमाम तरह के प्रयास किए थे कि हम लोग एकता बना के रखें। कुछ लोग घमंडी हो गए, उनको लगता है कि वो मालिक है, ये राज व्यवस्था है जिसमें उनको लगता है कि उनका बेटा ही हो सकता है जो समाज का भला कर सकता है। ऐसा होता तो बाबा साहब के बेटे जो हैं इस देश को चलाते रहते, जिसका दुनिया में कोई सार नहीं है, जिनका दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर पाया बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्हीं के परिवार के लोग चलाते रहते। देखिए, हम आंदोलन के लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता और मुझे कोई अधिकार नहीं, सबने अपने अपने समय पे काम किया है। लेकिन क्या आप ये बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो गया है? क्या मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो गया है?
देखिए, मैं दो चीजों पे आपका गौर लेके जाता हूं। एक नारा था उनका कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम, और अगर आपको अपना सीएम बनाना है पहले अपने डीएम बनाओ। पुराने कैडर के लोग होंगे वो जानते होंगे। और अगर आपको अपना पीएम बनाना है तो फिर पहले अपने सीएम बनाओ। और एक सीएम से पीएम नहीं बनता है सर। पीएम बनाने के लिए चाहिए आपको 282 सीटें जीती हुई, और उसके लिए लड़नी कितनी पड़ेगी। और जहां तक मैं जानता हूं, अगर आप परसेंटेज वो भी लेना रिजल्ट, तो पूरी 500 की 543 की 543 लड़नी पड़ेगी, तब जाके बनेगा 44। समझ रहे? तो एक राज्य से कभी पीएम नहीं बन सकता है, लेकिन हम लोग सपनों में हैं। मेहनत हम करते नहीं है, रिजल्ट खराब आता है तो हम कहते हैं कि ईवीएम से हरा दिए। चलिए मानते हैं ईवीएम, कितने लोग मानते हैं इफेक्टेड है कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है? अब मैं जानना चाहता हूं, अगर वो ईवीएम से वोट की चोरी तो जो तमाम नेता चुनाव के समय जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पता है कि दुश्मन ईवीएम से जीत जाएगा, तो फिर ये ईवीएम से चुनाव में जाते क्यों? हम पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तर्क करते हैं ना। देखिए, सोचे कि चंद्रशेखर ईवीएम को हैक कर रहा है और आपको पता है चंद्रशेखर ईवीएम से जीत जाएगा, तो फिर हम लोग चुनाव में जाते। आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता मैं जीत जाऊंगा? चुनाव में पैसे खर्च होते हैं ना, एनर्जी खर्च होती है ना, फिर आप इलेक्शन में क्यों आते हैं? कोई विकल्प नहीं है ना उसका, विकल्प नहीं है ना, तो क्या मजबूरी में जाता? क्यों? बहिष्कार होता है, लोकतंत्र है ये। राष्ट्रीय पार्टी बहिष्कार करते इलेक्शन नहीं होगा। पार्टियों को करना चाहिए ना। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। आप कहां हैं? आप मेरी बात पे गौर करें। मैंने आपसे कहा कांग्रेस को बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से जीत जाएगी, तो कांग्रेस चुनाव में आई क्यों? वो बहिष्कार करती ना, और वो तमाम दल भी करते जो बाकी थे, सब बहिष्कार करते कि नहीं लड़ेंगे, जब उनको पता है चोरी हो जाएगी। पार्टियां कोई भी ये कह के काम नहीं चलता है सर। बादाम खाने से अकल नहीं आती सर, ठोकरे खाने से अकल आती है। जब आप 2014 में हारे, जब आप 2019 में हारे, और फिर आप इलेक्शन में प्रत्याशी घोषित करने लगे अभी से और कह रहे ईवीएम से वोटों की चोरी हो जाएगी। क्या मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत काम की बात है, आप सब लोगों ने पाला है हमें, मैं जानता हूं। आप अपने बच्चे पे पूरी मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, और वो क्या करता है, एग्जाम से पहले कहता है कि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं। फिर वो एग्जाम में जाता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है, वो जाता है सिर्फ वो किताब जो है आपको दिखाने के लिए उठाता है, और वो कहता रहता है कि मैं बहुत होशियार हूं। जब वो एग्जाम में जाता है तो जब सिलेबस से कुछ नहीं आता, ना उसने पढ़ा है, तो रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक खराब आएगा। ये एक नियति। तो वो बाहर आके कहता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जब रिजल्ट आता है तो गलती किसकी निकालता है? मास्टर की, कि मास्टर ने फेल कर दिया। जिस दिन चुनाव खत्म होता है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग पता क्या कहते हैं अगले दिन? उनसे मीडिया से पूछते हैं अब क्या करोगे आप, तो कहेंगे अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। 1 महीने में चुनाव नहीं जीता जाता सर। चुनाव जीतने के लिए आपका बूथ तक का संगठन होना चाहिए, और उसमें एनर्जी होनी चाहिए कि हम सरकार बना सकते हैं, तब जाके आदमी जो है काम करता है। मैं बात करूंगा अब एक बहुत जरूरी मुद्दे पे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भी मानता हूं ईवीएम में दिक्कत है, लेकिन मैंने ये भी सुना ना माननीय काशीराम साहब से कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखो ना। अगर आपने वोट भी तैयार कर ली, कोई आपकी वोट ना छीन ले, तो इसके लिए बुलेट की तैयारी रखो, मजबूत रहो ना। देखिए, लोगों के पास ईमानदार कार्यकर्ता नहीं जो बूथ पे या उस पे क्या नाम, जब वो काउंटिंग होती है वहां जाके अड़े। और साहब, हमने बहुत सारे लोग देखे, क्योंकि हम आप सब लोगों के सहयोग से पूरे देश के चुनाव देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। मैं अब एक बहुत जरूरी मुद्दे पे आ रहा हूं, वो बहुत जरूरी मुद्दा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुजन मूवमेंट के लिए, और मैं इस पे गौर चाहता हूं सभी मूल निवासियों का। बाबा साहब अंबेडकर 1948 में आए थे लखनऊ, एक सभा थी, और वो सभा के एक मुद्दे पे जो जिस पे बाबा साहब बोले, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो और आप उनको सुने और समझे। और ये तमाम नौजवान नेताओं के लिए, अंबेडकरवाद कहना और अंबेडकरवाद को समझने में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब को जब मौका मिला
उन्होंने किसी जाति धर्म से अन्याय अत्याचार नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया। और जब आप सरकार भी बना लेंगे ना सर, तब भी किसी आप, क्योंकि आप मानवतावादी सिद्धांत को मानते हैं, आप किसी जाति राज्य के व्यक्ति को नहीं कहेंगे इसके अधिकार छीन लो, बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक सत्य है। आप कहेंगे नहीं भाई उनको भी अधिकार है। और हमें तो यही सीखा है ना, तथागत बुद्ध से हमने क्या सीखा? प्रेम और अहिंसा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं इन पे हिंसा कर दो? ऐसा नहीं होता। मगर हमें चाहिए राजनीतिक शक्ति का निर्माण, और वो कैसे होगा? वो होगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की एकता से। सर मैं सवाल जवाब के लिए नहीं हूं सर, अभी मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए बाबा साहब अंबेडकर 1948 में लखनऊ में जो SC, ST, OBC की एक सभा थी उसमें सम्मिलित हुए। और मेरा इशारा SC, ST, OBC की तरफ इसलिए है, माइनॉरिटी के लोग उसमें सभा में नहीं थे, लेकिन मैं संदेश जो है जो देना चाह रहा हूं वो आपको पता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि लोकतंत्र जो है वो 99% सहमति का काम नहीं, कि अगर आप लोगों में 99% सहमति हो तभी जो है आप लोग राजनीतिक रिश्ते बनाएं। इस व्यवस्था ने जो जाति व्यवस्था बनाई और जाति का जो दंश बनाया, जाति का जो गर्व बनाया, घमंड बनाया, उसने किया क्या है? उसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोग जो है दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर राजनीति नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि अगर हम दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर राजनीति करेंगे तो हमारी सामाजिक हैसियत जो है वो गिर जाएगी। और ये मैंने कई बड़े पैमाने पे देखा, इसलिए वो हमारे साथ राजनीति करने से अच्छा वो अपर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, जबकि अपने एजेंडे उनके वहां कहीं ना वो बोल सकते ना उनको आजादी। और इसका सबूत है 131 MP सदन में SC, ST के जो वहां होते भी एक मुद्दे पे नहीं बोल सकते हमारे। मैं फिर वापस आके बताना चाह रहा हूं आपको कि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में 51% सहमति बहुत होती है, अगर 51% मुद्दों पे हमारे विचार आपस में मिलते हैं तो हमें मिलकर राजनीति करनी चाहिए। आप समझिए, लोकतंत्र को समझ तो लीजिए ना। 100% वोट है, अगर 51% आपके पास है तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा इसके भाई 51% है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से उनकी धार्मिक पहचान नहीं छीनना चाहता हूं, ना ही मैं इस बात का पे भी वो करता हूं कि वो हमसे रोटी बेटी का रिश्ता करें। मैं बस ये चाहता हूं कि क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के और दलित समाज के लोगों की जो राजनीतिक समस्या है, अधिकारों की जो लड़ाई है वो एक जैसी है, उनकी हालत भी एक जैसी है, तो उनको मिलकर राजनीतिक संबंध बनाने चाहिए और इस देश की सत्ता पे जो है अपने आप को काबिज करना चाहिए। अब हमारा जो ये जो नया अम्बेडकरवाद आया वो कहता है अरे पिछड़े वर्ग के लोग तो भाई बाबा साहब को नहीं मानते, वो तो इसको नहीं मानते, वो तो धर्म की बात करते हैं। भाई आप कौन होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 है, आप कौन होते हैं किसी का धर्म छीनने वाले? क्या तो आप बाबा साहब को नहीं मानते? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25-26 दिया ना। कोई वकील साथी होंगे तो यहाँ जानते होंगे 25-26 में लिखा है धार्मिक आजादी। भाई कोई किसी धर्म को माने, आप तो अपने बेटे की सुख का वो भी नहीं कर सकते हैं। हमें इस देश में राजनीतिक सत्ता में आने के लिए बैकवर्ड के लोगों के, माइनॉरिटी के लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके साथ संबंध बनाएं, राजनीतिक संबंध। और ये भी आप जानते हैं ना, अभी तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी पूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद के लिए तैयार नहीं हुए। हम अपने घरों के हाल नहीं जानते क्या? तो मैं अपनी मतलब परिवारों की बात कर रहा हूं। अगर आप घर में जाके अपनी बीवी से या बेटी से कहते तो वो अगर नहीं जानती है तो वो कहेगी अपना काम कर लो, और तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूं। भाई लोकतंत्र है, बराबर के अधिकार है उनको भी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने के लिए अब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों के वो एकजुट होकर, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। और जब ये समाज तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है इसमें बस खेल है हिस्सेदारी का। अगर आप पूरी ईमानदार से उनकी हिस्सेदारी उनको दे तब जाके ये बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप सोचे सब अपने पास रख लें, मैं सिद्धांतिक बात बता रहा हूं, तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। और आप अब महसूस कीजिए भारतीय जनता पार्टी के अब के काम को। आप उनके नेता चेक करिए, चलिए यही राजस्थान में चेक करिए कितनी जातियों के नेता उनके पास होंगे प्रदेश स्तर पर।
और कितनी जातियों के नेता उनके पास होंगे राष्ट्रीय स्तर के, और कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिए होंगे अलग अलग जातियों में, और कितने लोगों को उन्होंने पदाधिकारी बनाया होगा, कितने लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा होगा, तमाम तरह की उन्होंने वो दी होगी। उनका सिर्फ काम क्या है कि इन लोगों को एक बार इनसे वोट ले लो, इनके नेता दिखा दिखा के, और बाद में क्या करना है, काम इनका एक नहीं करना है। हर व्यक्ति के पीछे आरएसएस का एक व्यक्ति छोड़ रखा है मंत्री के पीछे, वो कुछ नहीं कर सकता वहां बैठ के, वो दफ्तर में उससे पहले जाता है और उसके बाद आता है। तो क्योंकि हमारी लड़ाई एक जैसी है, मैं चाहता हूं कि हम लोग जो हैं वो इस काम को आगे बढ़ाएं और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग राजनीतिक एकता बनाएं। और राजस्थान में आप चेक कर लो, चलिए हम एक बार मध्य प्रदेश आपको लेके चलते हैं, आपका पड़ोसी प्रदेश है ना, वहां 7% अपर कास्ट की आबादी है, आप सब चेक कर लो फोन पे अपने, और वो सत्ता में है, और 93% बहुजन समाज के लोग टुकड़े टुकड़े को मोहताज है। अगर सत्ता आपकी है तो सत्ता भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, ये भी आप याद रख लो। एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती सत्ता, अदरवाइज सारे काम कर सकती है। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप सब समझदार हैं कि क्या कर सकते सत्ता। मैं जब जेल में था, 6 महीने मुझे हो गए, मुझे कोर्ट ने रिलीफ दे दी तो सत्ता के लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया, और फिर मुझे 10 महीने के लिए फिर अंदर जेल में कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राजनीतिक सत्ता में बहुत था। और आप देखें ना, जिसे मर्जी उठा के जो सरकार के खिलाफ बोले यूएपीए लगाओ, एनएसए लगाओ, जेल भेजो, झुकटे मुकदमे करो। मैं दिल्ली में जामा मस्जिद पे था, आपको याद होगा, मैंने वहां कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंबल पढ़ा, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार देश के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना। पुलिस ने उठाया, जेल भेज दिया, और चार्जेस लगा दिए बहुत सारे, दंगा किया, घर जला दिया, ये कर दिया, गाड़ी जला दी। अब जज साहब ने पूछा कि बताइए चंद्रशेखर ने क्या बयान दिया वहां, तो कहा जी वो हमारे पास नहीं है, बस इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा भाषण तो दिखाओ क्या है, कि वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, सबसे हाईटेक सिस्टम यहां, और आप पे भाषण नहीं है और आपने गिरफ्तार कर दिया उस व्यक्ति को। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो देखिए, पूरे ईमानदारी से लोकतंत्र के 4 पिलर पे से 3 पे काबिज है वो लोग। कितनों पे काबिज है? 3 पे। राजनीतिक व्यवस्था उनके पास है, मीडिया पे घोषित कब्जा है उनका, वो किसी मुद्दे को, चाहे वो हाथरस का हो, कोई भी मुद्दा उसको किधर को मोड़ दे, और वो जुडिशरी पे भी उनका खूब इंटरफेयर है, इंटरनल वो जो है उनका प्रेशर है, और तमाम तरह के फैसलों में आपने देखा भी होगा। अब एक चीज बची हुई है, वो है ब्यूरोक्रेसी। अब उसमें से वो चिन्हित कर करके नई नई रणनीतियां बना के हमारे लोगों को निकालना है। 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद वो डर गए, तो उन्होंने अब क्या किया, वो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। वो कर रहे हैं भाई 55 साल के बाद समीक्षा होगी, जो अच्छा काम नहीं कर रहा निकाल देंगे। मतलब एक तरह से चिन्हित करके हमारे लोगों को निकाल रहे हैं। वो कर रहे हैं लेटरल एंट्री। एक आईएएस को बनने में जहां 16 साल लगते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो बना रहे हैं सीधा अपना आदमी। वो बस सिस्टम पे अपना व्यक्ति, उस पर की वो होता है ना, की जो होती है पावर की, उस पर अपना आदमी बिठा रहे हैं कि कल वो कोई भी फैसला ले तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी कानून संविधान की बात ना करे, उनके रंग में रंग के उनकी बात करे, क्योंकि सरकार ने उसको बिठाया। और जब सब खत्म हो जाएगा तब लड़ेंगे हम लोग। आज किसान लड़ रहे हैं, उससे पहले सीएनपीआर एनआरसी में मुस्लिम भाई लड़ रहे थे, उससे पहले 2 अप्रैल में हम लड़ रहे थे। वो एक एक करके जो है हम पे हमला कर रहे हैं और हमारा अधिकार छीन रहे हैं, और हमें खूब टॉर्चर करके चले जाते हैं और हम चुपचाप रह जाते हैं। तो हमें इस एकता को अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और जब हम पे राजनीतिक शक्ति होगी तो मुझे लगता है कि हम मानवतावादी काम करेंगे। तो एक बेगमपुरा राज आपने सुना होगा, सतगुरु रविदास जी महाराज 640 साल पहले, मतलब 600 साल समझिए, उसकी कल्पना की है उन्होंने, एक आदर्श राज, बेगमपुरा राज। बेगम, जहां कोई गम ना हो, जहां किसी तरह का भय ना जीवन का, ना चोरी का, ना लूट का, ना किसी चीज का, जहां कोई अन्न से परेशान ना हो, जहां समानता हो, भाईचारा हो। ऐसा ही जो है राज तथागत बुद्ध का सपनों का राज, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का राज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो तब स्थापित होगा जब मानवतावादी लोग जो हैं वो सत्ता में काबिज है। अब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत जिम्मेदारी की बात। काशीराम साहब अधिकारी कर्मचारियों को कहते थे जनरेटर,
वो कहते थे ये वो लोग हैं जिनके पास तीन चीज है, माइंड, टैलेंट और मनी। यानी कि माइंड इसलिए है क्योंकि वो कंपटीशन फॉलो करके आते हैं, फ्री में किसी आके नौकरी नहीं रखी है। वंचित वर्ग के लोगों को तो अपने लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है, और फिर तमाम तरह के जो है भेदभाव होते हैं, आईएएस से लेकर तमाम तरह के इंटरव्यू सब चीज देखिए, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब समझदार। अगर हम कंपटीशन भी पास करके जाते हैं तो हमें उसमें क्या नाम इंटरव्यू में किस तरह निकाला जाता है, हम सब चीजें देखते हैं। तो उनके पास है माइंड, दूसरा उनके पास है टैलेंट। टैलेंट कैसा कि वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, रोज उनके पास वो तमाम तरह के विभागों में है, लोग उनके पास आते हैं, अपने काम बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, वो उनको प्रभावित करते हैं, उनको जो है सुविधा देते हैं, उनको जो है रास्ता देते हैं। तो उनके पास टैलेंट भी है कि वो जनता को, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी ताकत है उनके पास मनी, कि वो मोहताज नहीं है किसी के भी, किसी के आगे हाथ फैलाएं, या किसी, एक नारा था ना उनका कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो अपने काम को जिम्मेदारी से कर सकते हैं। ये तीन चीज पाया हुआ समाज का जनरेटर अगर समाज के लिए काम करेगा तो समाज में चीजें जनरेट होती रहेंगी, यानी कि वो चीजें जो है सर्कुलेट होती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी, और हमारे लोग समझदार होते रहेंगे। और अगर हमारे लोग इतने समझदार बिना करे हो जाएंगे तो फिर वो अपनी राजनीतिक शक्ति को पहले अपने आप समझ जाएंगे, फिर उन्हें मेरी, आपकी या किसी की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं जो यहां पुराने जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, कि वो मिशन 78 के काम को, यहां स्टेट की बॉडी को बनाने का काम करें और वो स्टार्ट करें। वोट यहां हमारा ही है सारा, चाहे वो जाट समाज का हो, गुर्जर समाज का हो, चाहे वो प्रजापति समाज का हो, कश्यप समाज का हो, पाल समाज का हो, या और भी कोई समाज हो बैकवर्ड का, चाहे शेड्यूल कास्ट की कोई भी जाति हो, चाहे माइनॉरिटी का कोई भी वो हो, लेकिन हमें उसको तैयार करना पड़ेगा, हमें उनके नेता बनाने पड़ेंगे। हमें उन तमाम तरह के नेताओं को जो है स्टेट में और जिलों में उन सबको उनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तब हमारा काम चलेगा। और हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जब संविधान नहीं था तब तो हमने गुलामी काटी है, कि भाई हमारे गलों में जो है वो हांडियां होती थी और पीछे पंठे होते थे, तब तो हमने काटी है। लेकिन जब संविधान आया और हमें मौका मिला, हमने कुछ कर दिखाया, हमने अपने जीवन को मजबूत किया, हमने नौकरियां में हम लोग आए, हमने अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम किया, और हमने अपनी पहचान बनाई, हमने अच्छे घर बनाए, गाड़ी ली, तमाम तरह की सुविधाएं हमें मिलने लगी। तो हमारे जीवन में, सोसाइटी में एक जो है जोश जुनून आया। और सोचिए अगर आज वो आपसे छीन लिया जाए और संविधान नहीं रहेगा तो छीन ही जाएगा। भाई संविधान अगर हटता है तो कौन सा कानून लगेगा? मनुस्मृति। और मनुस्मृति आपने पढ़ी है कि शूद्रों को क्या क्या अधिकार है, और शूद्रों के साथ अछूतों को तो कोई अधिकार नहीं है। घमंड मत कीजिए, घमंड मत कीजिए अपने जीवन पे। मिट्टी का आदमी होता है, लेकिन वो इसलिए है कि कुछ करके दिखाए, अगर उसे मौका मिला है तो। लेकिन हमारा काम क्या है? हम आरएसएस की बात करते हैं कि आरएसएस ये कर रही है, लेकिन हमारा आदमी जो रिटायर हो जाता है वो बेचारा, वो भी तो कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी ड्यूटी अदा करे, एक आदमी को रोज समझाए और परवाह ना करे कि क्या जवाब देगा, तो कुछ तो तैयार होगा सर। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है ना, बहुत सारे, हम तो रखते हैं ना इंटेलिजेंस। मैं इसलिए कह रहा था कि इन्हें कैमरे को बंद कर लो। हमने तो देखे ना उनकी मीटिंग में, सुबह जाते हैं 6 बजे। आप कभी 6 बजे इकट्ठे होकर दिखाओ, समझ रहे? कैसे कैसे होता सत्य का निर्माण, कैसे ली जाती है सत्ता। 85 में बनी, 1885 में बनी थी कांग्रेस, और पहली सत्ता मिली 1947 में, जब देश आजाद हुआ। कितने साल का गैप चेक कीजिए। और 1925 में बनी हुई आरएसएस को सत्ता मिली 96 में आके। और अगर हमारे लोग 2 साल काम कर ले और उनको सत्ता ना मिले, विधायक एमपी ना बने, तो 4 तो गाली देते हैं समाज को और कहते हैं भाई कुछ हो भी रहा है यहाँ, ये तो समाज के लोग पागल है। मेरा कहना यह है कि हमें हम दूसरे लोगों को देखें, समझें, लेकिन अपने कार्य को तो करें। और इसलिए जो है हम लोग पीछे हैं, और इसलिए हमारा राज नहीं। और जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता, और जिनका राज होता है वो चाहे उनका धर्म होना, उनका सब कुछ होता है। और आप देख लो, पढ़े लिखे लोग है ना सारे, बताओ 5 तारीख को मुख्य प्रधानमंत्री वो आए मन की बात करने,
और उन्होंने क्या कहा, भाई 5 तारीख को कोरोना काल की बात याद करो कि हम लोग दिए जलाएंगे, भाई कोरोना भगा देंगे। बताओ कितने लोगों ने जलाए, नहीं जलाए? समझ रहे? अरे आप तो समझदार है, लेकिन समझा आपने कितने लोगों ने जलाए? और अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे, और एक दिन उसने कहा भाई घंटी बजाएंगे, हैं? बर्तन बुर्तन फोड़ दिए लोगों ने। आप समझो तो सही ताकत क्या होती है। प्रधानमंत्री बोल रहा है, लोगों को नहीं मतलब है, क्या बात है? झूठ है, सच कोई मतलब नहीं है। और मन की बात करते हैं, उनके मन में कहां है हम, बताइए? अगर उनके मन में हम होते तो हमारी बात नहीं होती क्या? इस झूठे सम्मान से बचना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस कौम ने अपना इतिहास भूला है ना, उसका वजूद खत्म हुआ है। और आज हम अपना इतिहास भूल गए। हमको लगता पहले भी हम ऐसे ही थे, ऐसी मेजें लगती थी हमारे लिए, ऐसे ही जो है बड़े बड़े गुलदस्ते आते थे, हम लोग पहले ऐसे ही थे। सर ऐसे नहीं थे हम लोग। हमने तो अपनी मेहनत से किस तरह से हमारे लोगों ने, आप तमाम लोगों ने जो बड़े लोग हैं, किस तरह संघर्ष करके जो है नौकरी पाई होगी तमाम में, और किस तरह के शोषण हमने तो अपने उसमें देखा है, जीती उसमें मतलब होश की जिंदगी में, कि पैर उसके क्या नाम खाट के पाव के नीचे हमारे लोगों के हाथ रख दिए जाते थे, और आज वो साहूकार बैठ जाता था। आज भी हमने एक बार, हम खुद याद है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक जगह में गया, रेप हुआ था उसमें, मैंने या मैं नहीं कहता, बहनों के बीच ऐसी बात है, तो बस पंचायत हुई तो कह रहे 2-3 चाटे मारे तो कह रहे छोड़ हो गया। देखिए ये इज्जत है बहन बेटी होगी। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमें जरूरत है, आज हमें शक्ति का निर्माण करना है, और उस शक्ति से बल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 21वीं सदी हमारी है, क्योंकि उनको विश्वास था कि जब आने वाली पीढ़ी आएंगे और मुझे पढ़ेंगी तो मुझसे बल लेंगी। हम पे सब कुछ तो है, हम पे है इतिहास में भीमा कोरेगांव, हम कितने ताकत, हम पे इतिहास में दशरथ मांझी पहाड़ सीना काट के रास्ता बना दिया, क्या नहीं है हमारे पास इतिहास? सब कुछ तो है। हम जाने पड़े, महापुरुष जो है किसी जाति के नहीं होते सर। इसी देश में जहां आज देखिए राम पे इतना वो हो रहा है, पेरियार लल्ला यादव सच्ची रामायण लिखा, सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में ऑर्डर हुआ था उनके, हुआ था नहीं हुआ था बताइए? ठीक है ना, सच्ची रामायण लिखी उन्होंने, और आज देखिए राम के नाम पर हत्याएं होती है। बताइए कौन सा भगवान खुश हो जाएगा? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब कुछ करें, बस मगर ये याद रखें कि हमें अपनी मूवमेंट भी आगे बढ़ानी है। अगर हम अपना तीसरा मोर्चा नहीं खड़ा करेंगे ना, तो ये जो लोग आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये जो लोग आपको जो है तमाम तरह के जो है भाईचारे की बात करते हैं, ये लोग आपके बच्चे कुछ हिस्से का भी जो अधिकार है वो भी छीन लेंगे। और इतने दिनों से लूटी तो रहे हम यहाँ, भविष्य में क्या हो, लेकिन सच ये है कि बहुत उम्मीदों के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम तरह के अधिकार सुनिश्चित किए, जिनमें एक अधिकार था वोट का अधिकार। और मैं अभी अपने साथियों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, तो मैं उनको समझा रहा था कि वोट की वैल्यू क्या होती है और वोट से क्या तैयार होता है। और आपको सबको याद होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा जो है वो बैलेट से तैयार होगा। उस समय ईवीएम नहीं थी, तो बैलेट की बात होती थी, तो बैलेट से तैयार होगा, यानी कि आपके वोट से बनेगा। और ये एकमात्र अधिकार समझिए, सब पे बात नहीं करेंगे आज। इसको दिलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी तरह के अपमान सहे, कितनी तरह से लोगों को प्रभावित किया, कितनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी कितने लोगों की थी, और उन सबको बाबा साहब ने इस बात पर सहमत किया कि देश के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने कहा 1 वोट 1 वैल्यू। तब जाके हम लोग वजूद में आए। कैसा वजूद कि आज किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो अंदर से कितनी नफरत रखता हो हमसे, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे पास आता है, और हमारी मां को दादी, चाची, अम्मा, ताई सब बताता, पैर छूता है, हमारे घरों में बैठ के खाना भी खाता, हमें तमाम तरह के प्रलोभन देता है, अपना रिश्तेदार बताता है, और क्या करता है वो हमें ठगने का काम करता है, हमारी वोट लेने का काम करता है। और उस समय क्योंकि इतने सदियों से प्रताड़ित अपमानित किए गए समाज को अगर कोई उनके पैर छू लेता है, उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा बहुत सच्चा हितैषी है और इसको मुझे वोट करना चाहिए। लेकिन
बड़ा सवाल ये है कि वोट का अधिकार जो है वो अभाव प्रभाव में नहीं दिया जाता। वोट तो काशीराम साहब ने सिखाया, आपको याद होगा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। ना बिगड़े वाला समाज। लेकिन आज हमें लगता है कि जो लोग इतने लंबे समय से वो व्यवस्था चला के हमें जिन लोगों ने कमजोर बना के रखा, हमारा भाईचारा तोड़ के रखा, आज वो हमारे रहनुमा हो गए। कभी भी शोषक जो है शोषित का रहबर नहीं हो सकता है। जिन्हें शोषण करने की लत लगी हो, जिनके अंदर बीमारी हो शोषण करने की, वो आपके बराबर में बैठ जाए तो आप ये ना समझे कि वो आपके जो है रहनुमा है, आपके हैं साथी हैं, वो आपके साथी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए एक बार, कोशिश करके देखते हैं कि सोचिए वोट का अधिकार हमसे खत्म हो गया है, अब आएगा कोई आपके मोहल्ले में या पूछेगा कि क्या हाल है भैरवा जी, मेघवाल साहब क्या हाल है, अरे प्रजापति जी क्या कर रहे हैं, क्या आपको कोई काम तो नहीं है, चौधरी साहब, सब जीरो हो जाए। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हमारा राज होना चाहिए था, क्योंकि वोट हमारे पास है, वो राज हमारा क्यों नहीं हुआ। अभी एक सज्जन जो है वो मीडिया से हैं और वो कह रहे थे कि आप वोट कटवा पार्टी बनेंगे।